वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की ये क्लास है और इस क्लास में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। कहने को ये कह दिया जाता है कि इसमें ये पूरा एक चैप्टर है, लेकिन इसको पढ़ाते समय हमेशा इसको दो चैप्टर मान करके पढ़ाया जाता है। दो टॉपिक अलग अलग इसमें होते हैं। इसमें पहला टॉपिक क्या है? तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 11th में इस चैप्टर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। 11th ही नहीं 12th भी, और 12th के बाद जो भी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं, उन सब में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों है? ये एक बेसिक चैप्टर है। आप कोई भी आगे के चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ोगे, चाहे वो 12th में पी ब्लॉक पढ़ो या 11th में पढ़ोगे, सब में इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर देखा जाए तो मार्क्स के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों तत्वों को वर्गीकृत किया गया। मान लीजिए कि बहुत सारे एलिमेंट जब सर्च कर लिए गए तो सारे एलिमेंट का, सारे तत्वों का क्या व्यवहार, उनकी जो प्रकृति है क्या वो सेम होगा? उनकी प्रकृति सेम तो हो नहीं सकती। कुछ लोगों की सेम होगी, कुछ की डिफरेंट होगी। जैसे मेरे क्लास में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसमें कुछ बच्चों की प्रॉपर्टी मैच करती है, कुछ बच्चों के गुण आपस में मिलते हैं, वो एक साथ बैठना पसंद करते हैं। और जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, कुछ डिफरेंट जगह पे बैठना पसंद करते हैं या अपने ही जैसे किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैठना पसंद करते हैं। उसी प्रकार कोई भी तत्व अपने ही प्रकार के तत्वों के साथ यदि रखा जाए तो उसके अध्ययन में सुविधा प्राप्त होगी। यानी तत्वों के अध्ययन में सुविधा के लिए तत्वों का वर्गीकरण बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम डालेंगे, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता, और उसमें भी हम लोग बात करेंगे बच्चों तत्वों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अब तत्वों के वर्गीकरण में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। सबका विचार अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सबके विचार जो हैं सेम हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार तत्वों का वर्गीकरण हुआ। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित कर लिया जाए, मेटल और नॉन मेटल में उसको विभाजित कर लिया जाए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट थे, ऐसे तत्व थे जो कि धातु भी नहीं थे और या तो वो अधातु थे या दोनों के गुण उसमें मिलते थे, जैसे वो उपधातु थे। तो सबसे पहले प्राचीन अवधारणा होती है तत्वों के वर्गीकरण की। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना, उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। वर्गीकरण की और उस अवधारणा को हम लोग कहते हैं प्राउट की अवधारणा या प्राउट की परिकल्पना। प्राउट की परिकल्पना, ये परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस। प्राउट की क्या परिकल्पना है, प्राउट ने क्या हाइपोथेसिस दिया।
तो प्राउट ने ये बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्राउट की परिकल्पना ये थी कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये बात प्राउट ने कहा है। तो क्या ये बात सत्य है? बाद में ये पता चला कि ये बात पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो ये जो प्राउट की परिकल्पना है, इसको आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या प्राउट की परिकल्पना है कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, प्राउट के अनुसार कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये प्राउट की परिकल्पना रही है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन से मिलकर नहीं हुआ है। बाद में तत्व का परमाणु द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान को तत्व का भौतिक गुणधर्म निर्धारित किया गया है। तो प्राउट की जो ये परिकल्पना थी बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाई, और जब बहुत अधिक दिनों तक ये परिकल्पना नहीं चल पाई तो बाद में ये कहा गया कि इनकी जो अवधारणा है पूरी तरह से निराधार है, यानी ये सत्य नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरा, डोबेराइनर का त्रिक समूह। डोबेराइनर का ट्रायड, इसको हम लोग कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक समूह। ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ये चैप्टर 10th में भी है। और इस त्रिक में क्या बताया गया कि यदि हम लोग क्रम से 3 तत्वों को ले तो जैसे ट्रायड बनाए तो 3 एलिमेंट हम लोगों को लेना पड़ता है। यदि क्रम से 3 तत्वों को ले लिया जाए तो पहला और दूसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है, उन दोनों का यदि औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाएगा, तो बीच वाले तत्व का यानी दूसरे वाले तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। तो इनका त्रिक था डोबेराइनर का, क्या था इसको लिखेंगे हम लोग, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए समान गुणों वाले तत्वों को, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए लिथियम, इसके नीचे आता है सोडियम और इसके नीचे आता है पोटेशियम। ये समान गुण वाले तत्व हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 39 यानी 39 होता है। यानी सोडियम का अगर हमें मान लीजिए नहीं पता है तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान यदि ज्ञात करना हो, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्लस तीसरे वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों को यदि जोड़ दिया जाए और जोड़ करके दोनों का यदि औसत निकाला जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग डोबेराइनर का त्रिक समूह समझते हैं। लेकिन
ये अवधारणा भी सफल नहीं हो सकी। ये अवधारणा इसलिए सफल नहीं हो सकी क्योंकि सभी परमाणुओं को, सारे तत्वों को इस तरीके से त्रिक के रूप में यानी ट्रायड के रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो डोबेराइनर का जो त्रिक समूह था वो असफल हो गया। ठीक है। अब तीसरे अवधारणा की बात करते हैं हम लोग, और तीसरा अवधारणा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको देखा जाए। ये तत्वों का वर्गीकरण में ही है, अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग विचारकों के अपने अपने मत हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं थर्ड, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, एक अवधारणा है, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। यदि आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में तो जानते हैं ड्यूमा की सजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है, तो इसको अच्छे से फिर से समझेंगे। अगर 207 इसका है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर कितना जोड़ना पड़ेगा जिससे कि ये 207 के बराबर आ जाए। तो जोड़ सकते हैं 14 + 17 + 44। अब 44 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये 207 आ जाए। अगर मान लीजिए इसमें हम लोग दोगुना करेंगे, अगर इसका ऑलरेडी पहले से दोगुना है ही, तो यहाँ इसको जोड़ने के बाद ये 75 आया। तो इसका मतलब 207 में से 75 माइनस करिए, कितना आ रहा है, 2 ये हो गया, और ये आ जाएगा आपका 132। तो 44 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 132 आ रहा है। इसका मतलब 44 में 3 से गुणा करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a + b + 3c। तो ये ड्यूमा की एक सजातीय श्रेणी है। मतलब यदि हम लोग किसी एक वर्ग के तत्वों को ले लें तो एक नियमित क्रम के बाद एक सजातीय श्रेणी प्राप्त होती जा रही है। लेकिन क्या ये सभी समूहों में संभव होगा? तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये सारे समूहों में संभव नहीं हो पाता। तो ड्यूमा की जो सजातीय श्रेणी थी वो कुछ ही वर्ग के तत्वों के ऊपर लागू हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी तत्व हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान दशमलव में भी हैं। तो ये अवधारणा भी पूरी तरह से असफल साबित हो गई। किसकी अवधारणा? ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, यानी ड्यूमा की जो अवधारणा थी वो भी असफल हो गई। तो इस प्रकार हमने आपको अभी 3 अवधारणाएं बताई। पहली प्राउट की परिकल्पना, दूसरा हो गया न्यूलैंड का, दूसरा क्या था, दूसरी अवधारणा थी डोबेराइनर का त्रिक, और तीसरी जो अवधारणा है वो तीसरी अवधारणा आपकी हो गई किसकी? ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। अब चौथी अवधारणा की बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखिए बोर्ड में जनरली ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है कि पूछी जाएंगी, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ही सिलेबस से रिलेटेड है। और चूँकि 10th क्लास में ही इस चीज़ को पढ़ा दिया गया है तो 11th में इसीलिए इसको रिवीजन के तौर पे कराया जाता है कि आप उस चीज़ों को दोबारा पढ़ लें। और सबसे बड़ी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो तत्वों के आवर्ती गुण हैं। तत्वों के आवर्ती गुण का मतलब क्या होता है? आवर्ती गुण से आपका क्या संबंध है? आवर्ती गुण किसे कहते हैं? तो ऐसे गुण जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण जो बार बार आएं,
जिन गुणों की बार बार पुनरावृत्ति होती है ऐसे गुणों को ही हम लोग कहते हैं आवर्ती गुण। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद फिर आता है सा, 1 2 3। अब ये संगीत के 7 स्वर, संगीत के ये 7 स्वर हैं, और संगीत के 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर फिर पहले स्वर के समान होता है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, तो फिर से सा आ गया, मतलब 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर होगा वो संगीत के स्वर के पहले स्वर के समान होगा। उसी प्रकार यदि तत्वों को हम इसी रूप में व्यवस्थित करें, जैसे लिथियम, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के बगल में आ जाता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये हो गया फ्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक जानते हो, 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9। इनके ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। फ्लोरीन के जस्ट बाद कौन सा तत्व आता है जिसका गुण इसके साथ मैच करता हो, और वो क्या है? सोडियम है। सोडियम के जस्ट बगल में क्या आता है? मैग्नीशियम। लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए डिफरेंट होता जा रहा है। इसके नीचे क्या होगा? बोरान के नीचे क्या होगा? एल्यूमिनियम, गैलियम, सॉरी, कार्बन के नीचे क्या होगा? सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, इसके नीचे आ गया पोटेशियम, कैल्शियम। तो इस प्रकार अगर हम लोगों ने देखा कि कुछ तत्वों के गुण जो हैं 7 स्वरों के बाद जो 8वां, 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आया, अब इसका परमाणु क्रमांक 9 है लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 11 है। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है, क्योंकि वहां पे दूसरा कोई एलिमेंट जरूर होगा। तो ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, जिस प्रकार 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले स्वर से मैच करता है, उसी प्रकार 7 तत्वों के बाद 8वें तत्व का जो गुण होता है वो पहले वाले तत्व से मिलता है। लेकिन ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ये भी बहुत अधिक दिनों तक सफल नहीं रह सका, क्योंकि सारे तत्वों के जो गुण हैं वो 7 के बाद जरूरी नहीं कि उनका 8वां तत्व जो है उस पहले तत्व के समान हो। दूसरी बात, जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हुई, फ्लोरीन के जस्ट बाद आता है नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। नियॉन के नीचे आता है आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो अब सोचिए कि 7 स्वर के बाद अब यहीं पे 8वां स्वर ये था पहले स्वर के समान, लेकिन 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व भी यदि खोज लिया गया तो अब इस पहले तत्व का गुण और इस 8वें तत्व का गुण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूलैंड का ये अष्टक नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सकता है, यानी सभी तत्व इस नियम को फॉलो नहीं कर सकते। तो न्यूलैंड की जो अवधारणा है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो भी पूरी तरह से असफल रहा। तो बच्चों, ये जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई और वैज्ञानिकों ने क्यों प्रयास किया वर्गीकरण के लिए, आप समझ रहे होंगे कि जैसे अगर समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए तो उनके अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है। यदि आपको एक ही जैसे, यदि एक जैसे यानी तेज विद्यार्थियों को यदि एक लाइन में ऐसे बिठा दिया जाए तो कोई भी टीचर आएगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि इस तरह इस रो में बैठने वाले सारे बच्चे एक ही जैसे प्रतिभा वाले होंगे, एक ही जैसे पढ़ने में तेज होंगे। या कोई ऐसा ग्रुप बना दिया जिसपे बीच में ऐसे रो में बच्चों को बैठा दिया जाए जो कि
थोड़ी मंद बुद्धि वाले होंगे या थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होंगे, उनको बीच में बैठा दिया गया, तो कोई भी टीचर आएगा तो ये जानेगा कि ऐसे बच्चों को यहाँ बैठाया गया है जो थोड़ा सा औसत बुद्धि वाले होंगे, और सबसे कम वालों को यदि इस साइड में बैठा दिया गया तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। तो तत्वों का वर्गीकरण भी इस बात को निर्धारित करता है कि तत्वों के वर्गीकरण द्वारा तत्वों के अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बात करते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीफ के नियमानुसार, मेंडलीफ रूस के वैज्ञानिक थे, पूरा नाम इनका डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ था, और इस वैज्ञानिक ने उस समय जितने 63 तत्व उस समय ज्ञात थे, और उनको एक आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी मैं आपको बता दूं, जैसे एक सारणी को आप समझिए 1 2 3 4 इस तरीके से मान लीजिए यहाँ के पोजीशन है, ये पोजीशन दिए गए, इस सारणी में ग्रुप और यानी वर्ग और आवर्त दोनों रखे गए थे। मान लीजिए ऐसे तत्वों को वहाँ पे तत्वों को इस क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो आवर्त सारणी का मतलब होता है कि ऐसे तत्वों के गुण जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार जिनकी पुनरावृत्ति होती है, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को उनके गुणों के आधार के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके गुणों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहे, उनकी गुणों की पुनरावृत्ति हो, जिससे उनके अध्ययन में सुविधा मिले। तो आवर्त नियम क्या दिया? नियम ये था पहला कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण है। ऐसा नहीं कि ये सत्य, ये मेंडलीफ ने कहा, ये बात मेंडलीफ के द्वारा कही गई है, वो यहाँ बताई जा रही है कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु द्रव्यमान है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित करें तो उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की जो पुनरावृत्ति होगी वो इन्हीं परमाणु द्रव्यमानों का क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा, वो इसका आवर्ती फलन होगा। ये बहुत छोटा डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब बच्चे नहीं समझ पाते कि अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान के रूप में तत्वों को व्यवस्थित करें, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में यदि तत्वों को व्यवस्थित करें तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की जो पुनरावृत्ति होती है वो इसी का यानी परमाणु द्रव्यमान का ही पीरियोडिक फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि यही बात सत्य है, ये मेंडलीफ ने कहा है, मेंडलीफ के अनुसार ये बातें हैं। तो सत्य है कि नहीं, इस पे जब प्रैक्टिकल होंगे, इसको जब हम लोग अच्छे से समझेंगे तो आगे पता चला कि ये जो परमाणु द्रव्यमान की बात मेंडलीफ ने किया था उसको छोड़ करके मोजले नामक वैज्ञानिक ने इस परमाणु द्रव्यमान के जगह पे परमाणु क्रमांक शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। जो कि हम लोग इस समय आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मेंडलीफ की ही आवर्त सारणी है, लेकिन वो मोजले की आवर्त सारणी है जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन करके बनाई गई है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण भी हैं, उनके दोष भी हैं, और ये सारी बातें आप लोग बच्चों 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं आगे हम लोग मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के बारे में कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का आधार उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है, और यदि परमाणु द्रव्यमान को उस समय चूंकि ज्ञात थे कुल 63 एलिमेंट, 63 तत्व यानी 63 तत्व ज्ञात थे, उनको
यदि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में यदि व्यवस्थित किया जाए, श्रृंखलाबद्ध किया जाए, तो जिस प्रकार की सारणी प्राप्त होती है या जो सारणी प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स में अपने इसी क्रम में बनाते जाएंगे। तो बच्चों आगे बात करते हैं मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मेंडलीव ने जब सारणी बनाई तो इससे हमको क्या सुविधा मिली। तो पहली सुविधा यह है, पहला लाभ यह है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। यदि समान परमाणु द्रव्यमान वाले या समान गुणधर्म वाले तत्वों को सारणी में अगर व्यवस्थित किया गया तो उनके गुणों के अध्ययन में सुविधा प्राप्त हुई। किसी एक तत्व का गुण यदि हम लोग जान गए तो उसके बाद आने वाले उसी समूह में उसके बाद आने वाले जो भी तत्व थे उनके गुणों का अध्ययन जो है आसान हो जाता है। दूसरा है सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता। यानी एक तत्व का यदि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात है तो दूसरे तत्व का भी परमाणु द्रव्यमान सही ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि ये जो टॉपिक है सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता, ये आज भी विवादास्पद है इनकी सारणी में, इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता है। ये है कि परमाणु द्रव्यमान को उस समय ज्ञात करने में सुविधा जरूर प्राप्त हुई थी इनकी सारणी से। तीसरा है नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। मतलब अब इसके बारे में समझिए कि मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाया, जैसे मान लीजिए ये एक रो है, ये आपका एक रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो मेंडलीव ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कोई तत्व ए है, यहाँ बी है, ये सी है। अब यहाँ कोई एक स्पेस उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ लिखा ई लिखा, यहाँ एफ लिख दिया, यहाँ जी जगह छोड़ दिया और यहाँ आई कर दिया। तो मेंडलीव ने यहाँ जगह छोड़ा और यहाँ भी जगह छोड़ा, मान लीजिए यहाँ भी जगह छोड़ दिए। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्वों के बाद बीच बीच में कहीं कहीं गैप भी छोड़ा, यानी जगह भी छोड़ा। क्यों छोड़ा? इससे नए तत्वों की खोज करने में सुविधा प्राप्त होगी। यानी जो तत्व यदि खोज हुआ जिस तत्व का, तुरंत उसमें हम लोग चेक करेंगे कहीं इसके गुण पहले वाले किसी तत्व से मिलते जुलते तो नहीं हैं। और जैसे ही यदि पहले वाले किसी भी तत्व से उसका गुण मिलता जुलता है, तुरंत उसको उस तत्व को उस स्थान पे रख दिया जाता है। तो नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता भी मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी द्वारा प्राप्त होती है। ये इसका लाभ है। अब मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का लाभ के बाद, यानी इसके गुण के बाद, हम लोग दोष की बात करेंगे। यानी मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का दोष क्या है। तो बच्चों बात करते हैं मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष के बारे में। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का पहला दोष था परमाणु द्रव्यमान के क्रम में परिवर्तन। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में परिवर्तन का मतलब क्या है? मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के प्रयोगों द्वारा स्थापित मानों को रखने पर यह पाया गया कि कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो जाता है। अब समझिए कि मेंडलीव ने जो मूल आवर्त सारणी बनाई, उस मूल आवर्त सारणी का मूल लक्षण, तत्वों का मूल लक्षण क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। अब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उन्होंने टेलुरियम का परमाणु द्रव्यमान 125 जबकि आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127 है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और ये आता है पोलोनियम। ये आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक तो 127 है और टेलुरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? टेलुरियम का 125 है। लेकिन प्रयोग द्वारा ये ज्ञात हुआ कि टेलुरियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 127.6 है।
इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा। तो यहाँ जबकि प्रयोग द्वारा देखिए कि परमाणु द्रव्यमान टेलुरियम का 127.6 हो गया, जबकि आयोडीन का 127 है। तो प्रयोग जब किया गया, जब एक्सपेरिमेंट हुए, प्रैक्टिकल हुए, तो उस समय ये पता चला कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको पहले रख दिया और जिनका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है उनको बाद में रख दिया। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा इनका दोष है। ठीक है, इसको इसी क्रम में बच्चों आप लोग नोट्स बनाओगे और 11th क्लास में बहुत ज़्यादा इसको डीप में आपको बता दिया जाता है और लिखवा दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में आप इसको सोचना नहीं है, क्योंकि आप इसका अनुप्रयोग, मेन इसका यूज़ कहाँ है वो चीज़ आपको पढ़नी है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डीपली 10th में ही बता दिया जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के गुण क्या है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या है। मैं उन्हीं चीज़ों को एक बार आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। सबसे इसमें बड़ी चीज़ आपको पढ़नी क्या है, जो मेंडलीफ के गुणधर्मों की जो पुनरावृत्ति है, जो आवर्तिता है, उसके बारे में हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो शायद हमारे दूसरे लेक्चर में आपको मिलेगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो मेंडलीफ का हम लोग दोष पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अनेक ऐसे तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। यानी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जगह जगह खाली स्थान जरूर छोड़े थे, लेकिन नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव उनकी आवर्त सारणी में दिखा। ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा उनका दोष रहा इस आवर्त सारणी का। दूसरा, नेक्स्ट है तीसरा, समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज। अब इनकी आवर्त सारणी द्वारा समस्थानिक और संभारिकों की जो खोज थी वो भी किस प्रकार प्रभावित हुई ये समझिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक, और इन्होंने परमाणु क्रमांक की कोई बात ही नहीं की, इन्होंने बस परमाणु द्रव्यमान की बात की। समान परमाणु क्रमांक हो और भिन्न परमाणु द्रव्यमान, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न हो, और परमाणु क्रमांक समान हो, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं। अब संभारिक किसे कहते हैं? समान परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न परमाणु क्रमांक, यानी जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु द्रव्यमान जिनका समान होता है, उसी को कहा जाता है संभारिक। ठीक है, तो समस्थान, जैसे मान लीजिए समस्थानिक के बाद संभारिक का एग्जाम्पल देना हो तो मान लीजिए आर्गन है 1836, या आर्गन न लेकर के हम दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 20, और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 40। तो ऐसे भी और तत्व होंगे जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न हो। तो आर्गन ले सकते हैं, आर्गन का 18 और ये हो जाएगा 40। तो इस तरीके से इनका परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है। तो समस्थानिक में और भी उदाहरण दे सकते हो, 6C12 और 6C14, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। संभारिक में भी एग्जाम्पल चाहो तो 6C14 और 7N14, ये भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण और दोष दोनों बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या संशोधन किया गया। तो उस आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी
कहा गया मूल आवर्त सारणी से वो किस प्रकार भिन्न है, क्या उसमें अलग बातें हैं, फिर उसके भी कुछ ड्रॉबैक होंगे, यानी उसकी भी कुछ कमियां हैं, उसके भी कुछ गुण हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, यूपी बोर्ड का आपका सिलेबस है बच्चों, और आपको बिल्कुल किसी से भी अपने आप को कम नहीं आंकना है। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में वीडियो लेक्चर देख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और नोट्स बना करके आप सब कुछ कर सकते हैं। इसका आप लोगों को जिस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बीच बीच में दिए जाएंगे। किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड पैटर्न पे, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए बार बार, जहाँ यदि समझ में ना आए उसको 2 बार देखिए, और बुक्स भी आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना होगा, क्योंकि बुक पढ़ेंगे तो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं डाउट बनेगा तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए फिर आपको पूछना होगा या आपको फिर से बुक को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा या नोट्स को पढ़ना होगा, तो वो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।